हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। मिसिंग 411 डेविड पोलाइडस की लिखी हुई कुछ बुक की सीरीज है, जिसमें से कुछ घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नहीं जानते कि मिसिंग 411 क्या है और कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताया कि बेल आइकन दबाने के बाद भी आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस और भी जल्दी मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वेब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मिसिंग 411 के बारे में बताऊं तो ये कुछ बुक की सीरीज है जो कि डेविड पोलाइडस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने नेशनल पार्क में और भी कई अन्य जगहों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने वाले लोगों के बारे में लिखा हुआ है और उनकी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर बहुत सालों बाद कहीं और किसी दूसरी जगह मिलते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग कहाँ थे, तो उसके बारे में उनको कुछ भी याद नहीं रहता। डेविड पोलाइडस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिन्होंने कई अजीब और विचित्र घटनाओं के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। तो ये थी मिसिंग 411 के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना घटी थी मैक के साथ। इनके पिताजी का नाम रॉबर्ट विंटर्स था, और अब आगे की घटना मैं आपको मैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैक है। मैं और मेरी फैमिली यूनाइटेड स्टेट के ऑरिगन राज्य में रहते थे। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। ये घटना हमारे साथ 1965 में घटी थी। तब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो चुका था। मेरा एक भाई भी था जिसका नाम रॉन था। मैं, मेरे डैड और रॉन, हमने एक प्लान बनाया कि हम शिकार पर जाएंगे। हम दोनों भाइयों की एज उस वक्त 27 से 28 साल की थी। पापा जहां पर शिकार पर जाते थे वो ओरिजिन राज्य का एक फॉरेस्ट था। उस वक्त वहां पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरी हुई थी। हमने अपना बैग पैक किया और पापा ने अपने साथ अपनी SSG 82 स्नाइपर राइफल भी रख ली, जिसका उनके पास लाइसेंस भी था। हम जिस एरिया में हंटिंग करने गए थे वहां पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी, तो हम किसी और एरिया पे चले गए। उस एरिया में पापा अपने दोस्त के साथ करीब पिछले 20 सालों से हंटिंग करने जाते थे, और हमारे साथ भी वो वहां पर बहुत बार जा चुके हैं। जंगल के उस एरिया का चप्पा चप्पा पापा बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 20 साल उन्होंने उसी जगह पर एक्सप्लोर किया है। हम सब ने अपनी कैंपिंग बैग्स अपने पास रखे हुए थे और ट्रैकिंग करे जा रहे थे। उस वक्त बर्फ पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो पापा के लिए बहुत ही आम बात थी। उन्होंने उस एरिया का चप्पा चप्पा छाना हुआ था, और वो ऐसी बर्फ बहुत बार पार कर चुके हैं। जिस जगह हमको जाना था वहां पर उस वक्त नहीं जाया जा सकता था, लेकिन पापा तब भी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। बर्फ काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी। करीब 4 से 5 फीट की बर्फ जमी हुई थी, जिसको हैवी कैंपिंग बैग्स लेके पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रॉन बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसने पापा से बोला कि वो अब चल नहीं सकता है। इसलिए पापा ने उससे बोला कि वो यहीं पर रुकेंगे और कैंपिंग करेंगे। उसी जगह से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी पानी की झील थी, जो कि ठंड की वजह से जम गई थी, और उस झील के पास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। पापा हमको वहीं पर लेके गए। वो सारे बड़े बड़े पेड़ बर्फ से पूरी तरह से ढक चुके थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। हमने उसी पेड़ों के नीचे कैंप लगाया। उस झील के पास में बर्फ बहुत ही ज़्यादा कम गिरी हुई थी, क्योंकि सारी बर्फ पेड़ों के ऊपर थी। हम अपना पूरा कैंप धीरे धीरे सेटअप कर रहे थे और आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। पापा उसी पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे और अपनी गन को साफ कर रहे थे और अपनी सिगार पी रहे थे। हम उनके लिए कॉफ़ी बना रहे थे। पापा जिस चट्टान पर बैठे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद एक लंबी छुट्टी पर आए थे और वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठे हुए थे। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। रॉन ने जाके पापा को कॉफ़ी दी और फिर हमने कुछ सैंडविचेस बनाए
और खाए। उस वक्त दिन के करीब 1 बज रहे थे, लेकिन बड़े बड़े बादलों की वजह से सूरज ढका हुआ था। उस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर पापा ने मुझको और रॉन को बुलाया और बोला कि अब हम थोड़ा शिकार कर लेते हैं। हमने भी बोला ठीक है। पापा उसी बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे और फिर वहां से नीचे उतर गए। वो झील के दूसरी तरफ चले गए और हम दोनों झील के एक तरफ थे। हम तीनों लोग झील के एक एक डायरेक्शन में जाके खड़े हो गए। रॉन उसी चट्टान के ऊपर जाके खड़ा हो गया जिसके ऊपर पापा बैठे हुए थे, क्योंकि वहां से पूरी झील साफ साफ दिखाई दे रही थी। पापा ने रॉन को बोला था कि जैसे ही कोई जानवर दिखे तुम मुझको इशारा कर देना। पापा जिस तरफ खड़े थे वहां से पीछे साइड में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। हम तीनों लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पापा ने रॉन को एक जंगली रैबिट की तरफ दिखाया। रॉन ने भी उस रैबिट को देखा और उसने पापा की तरफ इशारा किया। पापा ने उसकी तरफ गोली चलाई और वो गोली चलाने की आवाज पूरे जंगल में बहुत जोर से गूंजी। वो आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी। उन्होंने गोली एक जंगली खरगोश के ऊपर चलाई थी। गोली चलाते ही मैं और रॉन उसी जंगली खरगोश की तरफ देख रहे थे और पापा की चलाई हुई गोली भी उसको लगी। मैं और रॉन उसी जंगली खरगोश की तरफ भागते हुए गए और हमने जब उसको देखा तो वो जिंदा था। गोली बस उस जंगली खरगोश को छू के निकल गई थी। मेरा भाई और मैं उस जंगली खरगोश को देख रहे थे। रॉन ने खरगोश की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए पापा को बोला कि पापा ये अभी भी जिंदा है। पीछे से पापा की आवाज आई कि तुम दोनों वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूं। मैं और रॉन एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहां पर पापा थे वहां से हमारे पास आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। करीब 20 से 25 सेकंड में वो अपनी गोली चलाई हुई लोकेशन से हमारे पास पहुंच सकते थे, लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया। फिर डैड को मैंने आवाज दी, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने और रॉन ने एक साथ उस तरफ घूमकर देखा जहां पर पापा थे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझको लगा कि शायद पापा झील के दूसरी तरफ से घूम के आ रहे होंगे, तो हम दोनों बैठ के उनका इंतजार करने लगे, लेकिन वो नहीं आए। वो हमारे कैंप की तरफ भी नहीं थे। मैंने और रॉन ने उनको हर तरफ ढूंढा। जिस तरफ से उन्होंने गोली चलाई थी हम उस जगह पर भी गए, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। उनके बस पैरों के निशान ही मिले, जो कि कैंप की तरफ से उस गोली चलाई हुई लोकेशन की तरफ गए थे, जो कि हमने पहले ही देखे थे। मैंने उनको चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। रॉन उनको ढूंढने के लिए जंगल के थोड़ा सा अंदर भी गया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे। हम दोनों ने एक साथ उनको आवाज भी दी, लेकिन हमारी आवाज ही बस पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो वहां पर नहीं थे। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी अचानक से आखिर वो गायब कैसे हो सकते थे। फिर मैं और रॉन हम दोनों साथ में जंगल के थोड़ा अंदर गए और वहां पर जाके उनको ढूंढने की कोशिश की। हमारी पूरी उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि हम उनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। उनको गायब हुए करीब 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे और धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी। रॉन मुझसे बहुत छोटा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसके बाद हम दोनों ने अपना सारा कैंपिंग का सामान वहीं पर छोड़ दिया और वहीं पर पास में बने एक फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में गए। मैं वहां पर गया और उनको सारी बातें बताई और उनको ये भी बताया कि हमारे डैड मिल नहीं रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ हमारी कैंप की हुई लोकेशन पर आए और हमने उनके साथ पापा को ढूंढा। उन्होंने अपनी टीम के साथ जंगल के कोने कोने में ढूंढा जहां पर वो जा सकते थे, लेकिन पापा का कुछ भी पता नहीं चला। हमने उनको वो जगह भी दिखाई जहां पर डैड जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि वहां पर बर्फ 4 से 5 फीट की जमी हुई थी। अगर पापा वहां से जाते तो उनके पैरों के निशान वहां पर साफ साफ हमको नजर आते, इसलिए उनका वहां पर जाने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम के साथ और भी 2 लोग थे जिन्होंने पापा को बहुत ढूंढा, लेकिन वहां पर उनका कोई भी निशान नहीं मिला। शाम भी धीरे धीरे हो रही थी। फिर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने कंट्रोल सेंटर पे कॉल किया और मौजूदा परिस्थिति को बताया। बैकअप के लिए कुछ ही देर में और टीम के लोग आ गए और फोर्स ने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा जो ऊपर से पापा को ढूंढ रहा था। हेलीकॉप्टर भी जंगल के ऊपर के हिस्से से पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक उन्होंने ढूंढा, लेकिन किसी को कोई भी सुराग नहीं मिला। जो हेलीकॉप्टर ऑफिसर ने बुलाया था, उसने जब ऊपर से देखा तो उसको एक जगह और पैरों के निशान दिखे।
जो कि जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। वो निशान हम लोग को ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ऊपर से वो साफ साफ दिख रहे थे। वो पैरों के निशान काफ़ी ज़्यादा मोटे थे और वो पैरों के निशान उसी 4 से 5 फीट जमी बर्फ के ऊपर बने हुए थे, जो कि जंगल के अंदर जा रहे थे। उसके बाद उस बताए हुए निशान की तरफ कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर भी जंगल के अंदर गए, लेकिन कुछ ही अंदर जाके वो निशान भी खत्म हो गए और वहां पर भी पापा का कुछ भी पता नहीं चला और ना ही उनके वहां पर होने का कोई भी सुराग मिला। उन्होंने लगातार 2 दिन तक उसी जगह पर पापा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। हम सब काफी ज्यादा उदास हो गए थे और पापा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर हमने ये मान लिया कि अब पापा नहीं बचे हैं। उसके बाद हमने उनके डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो हमको नहीं मिल रहा था। जहाँ से हमको डेथ सर्टिफिकेट मिलना था, वहाँ के ऑफिसर ने हमको बोला कि पापा के मरने का कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं हुआ है, इसलिए वो हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे। फिर हमने उसके लिए कोर्ट में अप्लाई किया। कोर्ट ने उस ऑफिसर को ऑर्डर दिया और उसके बाद उस ऑफिसर ने हमारे पापा का डेथ सर्टिफिकेट हमको इशू करके दिया। इस घटना को 1 महीने हो चुका था और 1 महीने बाद हमको एक और खबर मिली। जोको नाम का एक डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी जगह कैंपिंग करने गए हुए थे जहां पर हमने अपना कैंप लगाया था। उनको उसी जगह पेड़ों के नीचे एक बंदूक मिली जो कि हमारे पापा की थी। उस बंदूक के पास पापा के कपड़े भी पड़े हुए थे जिस पे बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ था। उन्होंने फिर फॉरेस्ट ऑफिसर को सारी बातें बताई। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस बंदूक को और वहां पे मौजूद कपड़ों को अपने अंडर ले लिया और उसके बाद उन्होंने हमको बुला के हमसे सारी चीजें वेरीफाई भी कराई और वो हमारे पापा के ही कपड़े थे। लेकिन बहुत ताजुब की बात है कि उन कपड़ों पे पापा के उंगलियों के निशान के अलावा किसी के भी उंगली के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि पापा ने खुद उन कपड़ों को उतार के वहां पर रखा हुआ है और उन कपड़ों पे एक भी खून के दाग नहीं थे, जिससे ये भी साबित नहीं हो सकता था कि पापा को किसी ने मारा है या उनको किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी है। और सिर्फ उन्हीं के उंगलियों के निशान भी थे, इसलिए हमको ये भी नहीं पता चल रहा था कि उनके कपड़े चोरी हो गए हैं। लेकिन बहुत ताजुब की बात थी कि पापा के कपड़ों में सिर्फ उनके जूते वहां पर नहीं थे। उस बंदूक और कपड़ों के मिलने के बाद पापा को फिर से ढूंढा गया और करीब 2 दिन तक उनको वहां पर फिर से ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिले। उनका कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद पापा को ढूंढने का काम बंद कर दिया गया और उस फाइल को क्लोज कर दिया गया। ये मिस्ट्री आज भी है कि आखिर पापा गए कहाँ। किसी को भी उनका कुछ भी पता नहीं चला। आज भी रॉन कभी कभी उस जगह पापा को ढूंढने के लिए जाता है। उसको ये लगता है कि पापा अभी भी जिंदा हैं और वहीं पर हैं। अब वो कहाँ है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमको ये लगता है कि वो आज भी जिंदा है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना घटी थी लारस मिटेक नाम के एक आदमी के साथ, जो कि अब लापता है। ये पूरी घटना लारस के परिवार वालों ने पुलिस वालों को बताई थी। लारस मिटेक एक जर्मनी का रहने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर बेल्जीरिया गया हुआ था। वहां पर उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं होने लगी। बेल्जीरिया के बीच पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसको अचानक से कुछ होने लगा। वो बीच पर ही घूमते हुए बाकी टूरिस्ट के साथ लड़ाई करने लगा और वहीं पर लड़ाई करते हुए उसके कान पर बहुत जोर से चोट लग गई, जिससे उसके कान का एक ईयर ड्रम डैमेज हो गया। जब उसने वहां के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने उसको रेस्ट करने के लिए बोला। तब तक उसके दोस्तों की और उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने उसको फ्लाइट से जाने के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से उसके कान में और दिक्कत आ सकती थी। इसलिए उसके दोस्त पहले ही वहां से चले गए। इसलिए उसने कुछ दिन के लिए वहां पर होटल में चेक इन कर लिया और वहीं से ही उसकी हालत और खराब होने लगी। जब वो होटल में जा रहा था तो बहुत भागते हुए जा रहा था। वो अपने रूम के अंदर गया और उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उसने अपनी माँ को ये बताया कि कोई 4 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और रात में उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होकर बातें करता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो सुबह जब रिसेप्शन पे जाके इस चीज़ की कंप्लेन करता है तो रिसेप्शन वाले बोलते हैं ऐसी कोई भी चीज़ हमारे होटल में नहीं होती है। उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब उसका बस वहम था। उसने अपनी माँ से ये भी बोला कि वो उसके सारे क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट सील करवा दे।
वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, इस बात का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाह रहा था। होटल की मैनेजमेंट टीम ने यह भी बताया कि लैरिस अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। वो अपने रूम के अंदर ही रहता था और चेकआउट के टाइम ही उसको आखिरी बार देखा गया था। फिर वो दोबारा अपने डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने उसको दोबारा घर जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर ने उसको बताया कि वो फ्लाइट में जाके बैठ सकता है। अगले दिन लैरिस अपने होटल से अपना सारा सामान पैक करके निकल गया और होटल वालों ने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो बहुत जल्दी में चेकआउट करके गया था। होटल से निकलने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पे जाते वक्त लैरिस के हाथ में एक बैग था और वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। वो बार बार पीछे की तरफ डरते हुए देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कोई फॉलो कर रहा हो और ये उसकी अजीब सी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। फिर कुछ देर बाद लैरिस सारा सामान एयरपोर्ट पे छोड़ के बहुत जोर से एयरपोर्ट के बाहर भाग गया और वो एयरपोर्ट के मेन एग्जिट से दौड़ते हुए निकल गया। उसका सारा सामान वहीं एयरपोर्ट पे ही पड़ा हुआ था। एयरपोर्ट की दीवारों पर लंबी लंबी फेंस लगी हुई थी जिसको वो कूद के अंदर जंगल की तरफ चला गया और उसके बाद वो नहीं दिखा। उसको काफी ढूंढा गया लेकिन लैरिस का कुछ भी पता नहीं चला और ये सारी हरकत एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। साफ साफ लैरिस को जंगल के अंदर भागते हुए देखा था और उसके बाद लैरिस का कुछ भी पता नहीं चला। जब लैरिस के कोई भी लोकेशन उसके घर वालों को नहीं मिला तो उसके घर वालों ने वहाँ की नॉर्मल पुलिस को कांटेक्ट किया और फिर वहाँ की पुलिस ने उसको ढूंढना चालू किया। वहाँ की पुलिस ने उसको उस जंगल के अंदर ढूंढा जहाँ पर जाते हुए उसको आखिरी बार देखा गया था। लेकिन वहाँ पर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद किसी को कोई भी सुराग नहीं मिला। 2 दिन तक ढूंढने के बाद उनको एक जूता मिला जो कि लैरिस के लेफ्ट पैर का था। उसके अलावा पुलिस वालों को कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले। उस एरिया में कोई जानवर भी नहीं था। वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि उस एरिया में कोई जानवर भी नहीं है जिससे लैरिस को किसी भी तरीके का कोई खतरा हो। लैरिस की हरकतें और फुटेज देखने के बाद लोगों को यही लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए वो सबको छोड़ के भाग गया। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके परिवार वालों ने उसको वहां पर ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सब नाकामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने लैरिस के नाम का एक फेसबुक पेज भी बनाया और उस पर अपना नंबर भी डाला ताकि अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले तो वो उनसे कांटेक्ट कर ले। लेकिन आज तक लैरिस का कुछ भी पता नहीं चला और ये मिस्ट्री बस एक मिस्ट्री बन के रह गई कि आखिर उसको हुआ क्या था और वो अचानक से आखिर गायब कहाँ हो गया। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना सुनने में सबसे ज्यादा अजीब है। ये तीसरी घटना घटी थी फॉरेस्ट में जेसिका और रूबर के साथ। वो दोनों लोग कैनेडियन फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जाया करते थे। वो कैंपिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा सेफ था क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। वो लोग जिस एरिया में कैंपिंग करने गए थे वो उनका फेवरेट लोकेशन था। वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया और फिर म्यूजिक सुनते हुए कॉफ़ी पी रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनका पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। उसके बाद वो लोग बैठ के बात कर रहे थे और वाइन पी रहे थे। जहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था उसी के बगल में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी थी। उनको उस झाड़ियों में से कोई आवाज़ आई। वो लोग चौंक गए। उनको लगा कि शायद वहाँ पर कोई जानवर आ गया है। रूबर के पास एक पिस्तौल थी जो कि वो हमेशा सेफ्टी के लिए या इमरजेंसी के लिए रखा रहता था। कुछ देर उसने इंतज़ार किया और झाड़ियों के पीछे से तभी एक आवाज़ आई कि मुझे मदद चाहिए। वो एक इंसान था, ना कि कोई जानवर। वो बाहर निकल के आया। वो एक आदमी था जिसकी लंबी बड़ी दाढ़ी थी। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसमें एक बड़ा सा लॉन्ग कोट था। रूबर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम टायलर है और उसने बताया कि वो रास्ता भटक गया है। उसने रूबर को यह भी बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है और वो कुछ खाने के लिए मांग रहा है। उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। जेसिका और रूबर ने उसको खाने के लिए कुछ सैंडविचेस दे दिए। वो सैंडविचेस को ऐसे खा रहा था जैसे उसने आज से पहले कभी खाना खाया ही ना हो। वो सच में बहुत दिनों से भूखा लग रहा था। उसके बाद जेसिका ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उसने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कैंपिंग करने आया था।
और कैंप लगा के उसके दोस्त लोग कहीं चले गए और वो कैंप में सो गया और दोबारा जब वो उठा तो वो कहीं और था। ये बात जब उसने उन दोनों को बताई तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। उसकी ये बातें उन दोनों को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उनको लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। वो सैंडविचेस खाते खाते उसी जगह सो गया और उसकी ये हरकत जेसिका और रूबर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। वो लोग फिर पूरी रात नहीं सोए और वहीं पर सामने बैठे हुए थे। अगले दिन उन्होंने अपना सारा कैंप का सामान पैक किया और वहां से निकलने लगे। जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगे वो आदमी दोबारा उठ गया और उन दोनों को फॉलो करने लगा। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि मुझे अपने घर जाना है और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये अजीब बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो आदमी ऐसे क्यों बोल रहा है। रूबर अब बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने अपनी पिस्टल निकाली और उसके ऊपर तान दिया। उसने बोला कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पिस्तौल दिखाते ही वो आदमी डर गया और उसने बोला कि उसको बस यहाँ से बाहर निकलना है और वो दोनों उसकी बस मदद कर दें। जेसिका को लगा कि वो सही बोल रहा है और उसने रूबर से पिस्तौल नीचे करने को बोला। तब रूबर ने उससे बोला कि तुम हमारे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। हम तुमको रास्ता बताते रहेंगे, तुम उसी रास्ते चलते रहना। ऐसे धीरे धीरे करके वो लोग जंगल से बाहर आए और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर भी था। उन्होंने उस आदमी से एक जगह रुकने को बोला और वो दोनों लोग तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास गए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताई और उस आदमी जिसका नाम टायलर था उसके बारे में भी बताया। फिर पुलिस ऑफिसर उनकी बात मान के उस आदमी से बातचीत करने के लिए जाने लगा और वो आदमी वहां से फिर गायब हो गया। पुलिस वाले के साथ जेसिका और रूबर ने उस आदमी को ढूंढा लेकिन वो गायब हो गया। वो आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला और ये अजीब सी घटना थी। उस आदमी को फिर पुलिस वालों ने जंगल में बहुत ढूंढा और वो नहीं मिला। उसके बाद वो पुलिस वाला जेसिका और रूबर को अपने पुलिस स्टेशन ले गया और वहां पे उनको एक आदमी की फोटो दिखाई और उनसे पूछा कि क्या वो आदमी यही था। जेसिका और रूबर उस फोटो को देख के हैरान हो गए। वो फोटो टायलर यानी उसी आदमी की थी जिससे वो लोग मिले थे। पुलिस वालों को जब ये बात पता चली तो वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने जेसिका और रूबर को यही बताया, आज से 6 महीने पहले ये आदमी अपने दोस्तों के साथ यहाँ कैंपिंग करने आया था। उसके बाद वो गायब हो गया। उसके दोस्त लोग उसको वहीं पर छोड़ के कुछ सामान लेने आए थे और जब वो लोग वापस गए तो वो अपने कैंप पे था ही नहीं। उसके बाद उसको बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला। ये बहुत अजीब सी घटना थी। जेसिका और रूबर के बताने के बाद उस आदमी को दोबारा 2 से 3 दिन तक ढूंढा गया लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये अजीब सी घटना काफी ज्यादा रहस्यमयी थी। वो आदमी लोगों को दिख तो रहा है लेकिन किसी वजह से वो आदमी उस जंगल के बाहर नहीं आ पा रहा है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता। जेसिका और रूबर के बाद ये आदमी आज तक किसी को भी नहीं दिखा। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि और भी अपडेट्स वहाँ पे आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।